हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ क्वेश्चंस को लेकर के। आज मैं फिजिक्स के 25 से ज़्यादा प्रश्नों का आप लोगों को डिस्कशन कराऊंगा और इस डिस्कशन में मैं जो तरंग के विभिन्न प्रकार हैं वो टॉपिक लेकर के आया हूँ। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए आप लोगों को कि तरंग ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहा जाता है और तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं और यांत्रिक तरंग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य और तीसरा आपको भूतरंग होता है। दूसरा जो तरंग का प्रकार है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम 290 नंबर प्रश्न है इसका, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाता है तो आलू गर्म हो जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए आप लोगों को कि माइक्रो ओवन में मैग्नेट्रॉन लगा होता है जो माइक्रोवेव उत्पन्न करता है और माइक्रोवेव का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर के बीच होता है और यह तरंग उसी वस्तु को गर्म करता है जिस में जल होता है। याद रखना है, उसी वस्तु को गर्म करेगा जिसमें क्या होगा, जल होगा। तो देख लीजिए कि आलू जो है, आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। यही कारण है कि आलू तो गर्म हो जाएगा लेकिन आपको जिस बर्तन में उसको रखा गया है वह बर्तन गर्म नहीं होगा। ध्यान में रखना है आपको कि उसी वस्तु को यह गर्म करता है जिसमें जल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 290 नंबर का आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल का विलवनीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा आरओ में हम लोग पानी को विलवनीकरण करते हैं और इसमें जो दाब लगाएंगे हम लोग वह ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा, परासरणी दाब से अधिक दाब आपको लगाना पड़ेगा। और यही कारण है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, आपको मैंने बताया है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर प्रवाहित होता है द्रव तो इस घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। यहाँ पर निम्न दाब से उच्च दाब की ओर प्रवाहित करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है कि इस प्रश्न का आंसर होगा परासरणी दाब से अधिक होना चाहिए। फिर से सुनिए प्रश्न को, समुद्री जल का विलवनीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब होगा। तो विलयन पर जो प्रयुक्त दाब होगा वह परासरणी दाब से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस की घटना नहीं होगी। और आपको पता होगा कि आरओ में जो है, हमारा जो घर में हम लोग आरओ प्रयुक्त करते हैं, इसमें एक अल्ट्रा यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो भी प्रयोग किया जाता है, जो जितने भी जीवाणु विषाणु कीटाणु होते हैं जल में उसको शुद्ध कर देता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि देखिए, पिछले डिस्कशन में कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि द्रव बूंदें अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम जबकि पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपको पृष्ठ तनाव होगा। तो जितने भी जल से जैसे ही निकाले हम लोग सेविंग ब्रश को, तो सेविंग ब्रश के जितने भी ब्रिस्टल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। यह मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ ऊर्जा अधिकतम होगा जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। निम्न में से 293 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए, ध्वनि जो है वह कितने कारकों पर निर्भर करता है ये जान लेना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले ध्वनि निर्भर करता है तापमान पर। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता पर, ध्वनि की चाल जो है वह आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। आर्द्रता, अगर माध्यम में आर्द्रता का मान अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। दाब पर, ध्वनि की जो चाल है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, ध्यान में रखना है। और चौथा जो है वो माध्यम की गति पर। ध्वनि की चाल माध्यम की गति पर भी निर्भर करता है। माध्यम की गति अगर तेज होगी तो ध्वनि की चाल तेज हो जाएगी। ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए ध्वनि कहीं से उत्पन्न हो रहा है और अचानक उस क्षेत्र में क्या होता है, हवा चलने लगता है, तो हवा की गति की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी जबकि उसके विपरीत ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो ध्यान में रखना है। और एक और ध्यान में रखना है कि आपको अनुभार पर भी निर्भर करता है ध्वनि की चाल। अनुभार अगर बढ़ जाएगा, गैसों के अनुभार के बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है, जबकि
गैसों के अनुभार के घटने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिक होगी, जबकि आपको अन्य गैसों में अगर मान लीजिए हम हीलियम ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जिसका अनुभार जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही कम होगी। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है? तो सही है, अभी मैंने बताया कि दाब पर निर्भर नहीं करता। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग और तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये भी सही है आपको। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ये आपको गलत हो गया। कौन सा कथन गलत है? तो आपको वायु आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल ये बता रहा है कि आपको कम हो जाता है, जबकि मैंने आपको बताया कि अगर वायु में आर्द्रता का मान बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तो ये आपका सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट 294 नंबर क्वेश्चन कि टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी किस को निर्दिष्ट करता है? तो ये देखिए, जब भी डॉल्बी बी या डॉल्बी सी की बात करेगा तो वह जो है वह देखिए होता क्या है कि नॉइज जो उत्पन्न हो रहा है तो उसका शोर के लेवल को कम करने के लिए डॉल्बी ए, डॉल्बी बी या डॉल्बी सी लिखा जाता है। सबसे उपयुक्त जो डॉल्बी होता है वो हम लोग देखिएगा सिनेमा हॉल में डॉल्बी बी, डॉल्बी सी लिखा रहता है। तो डॉल्बी बी सी जितना लेवल ए बी सी जितना बढ़ता जाएगा उतना नॉइज का लेवल, ह्रास दर उतना ही घट जाएगा और आपको ध्वनि की स्पष्टता अच्छे से अच्छे सुनाई देगा और आपको एक एक शब्द जो है वह उसका पता चलेगा। तो डॉल्बी बी, डॉल्बी सी ये सब जो है ध्वनि में जो ह्रास होता है, नॉइज के लेवल का जो ह्रास होता है उसको व्यक्त करने का एक पैमाना है। तो ये ध्यान में रखिए कि डॉल्बी ए, डॉल्बी बी या डॉल्बी सी जो है वह नॉइज के लेवल को लॉस जो हो रहा है उसको कम करने का एक साधन है, तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में, ठीक है, वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ये तो सही है। कथन जो है हमारा गलत है, क्योंकि देखिए कि मैक संख्या कहते किसको है? ध्वनि की चाल के रेस्पेक्ट में अगर किसी वस्तु की चाल को हम लोग निकालते हैं तो उसको मैक संख्या कहा जाता है। और मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। और मैक संख्या का मान अगर 1 के बराबर होता है तो ऐसे वस्तु को सोनिक वस्तु, 1 से अधिक 1 से 5 के बीच में अगर होगा तो उसको सुपरसोनिक वस्तु, और 1 से 5 से भी अधिक अगर हो जाए तो उसको हाइपरसोनिक वस्तु कहते हैं, और 1 से कम होने पर सबसोनिक वस्तु कहा जाता है। तो मैक संख्या देखिए ऊंचाई बढ़ते बढ़ते ऊपर अगर जाएंगे तो मैक संख्या निर्भर परिवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो कथन ए गलत हो गया, कथन 2 सही हो गया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि देखिए ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल प्रति 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ जाएगा। तो कथन ए गलत हो गया और कारण जो है सही है आपको। चलिए, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी तरंगें होती है? तो वर्तमान समय में दूर संचार के लिए सबसे अधिक जो तरंग का प्रयोग किया जाता है वो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रेडियो वेव्स का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में रेडियो वेव्स नहीं है इसलिए माइक्रोवेव हो जाएगा। तो दूर संचार में किसका प्रयोग करेंगे? तो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स का। तो अभी देखिएगा जितना भी HD टेलीविजन है, ठीक है, हाई डेफिनेशन टेलीविजन है या अन्य जो भी टेलीविजन है उसमें हम लोग माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। और बहुत अधिक अगर हमको ऑप्शन इसमें रहता है रेडियो वेव्स तो रेडियो वेव्स भी हम उसको मारते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है। ध्यान में रखना है कि आपको 4 तरंग मैं आपको बता रहा हूं जो रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पहला जो अवरक्त तरंग है, अवरक्त तरंग का प्रयोग हम लोग रिमोट कंट्रोल में करते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल में। अवरक्त तरंग का प्रयोग जो होता है वह उष्मीय तरंग है, और जिसके कारण इस अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है वह रोगियों के सेकाई में या कह दीजिए कि रात्रि में फोटोग्राफी में, कुहासे में फोटोग्राफी में, रात्रि में देखने में, तो इन सब कार्यों में किया जाता है। दूसरा जो आपका है वह माइक्रोवेव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि माइक्रोवेव देखिए तो माइक्रोवेव में उत्पन्न किया जाता है, और माइक्रोवेव तरंग जो है वह खाद्य पदार्थों को भी गर्म करता है। और जितना भी आजकल रडार है, लेजर है, ठीक है, रडार है, और उसके बाद
आपको दूरसंचार के साधन हैं, सभी में वर्तमान समय में अधिक से अधिक माइक्रोवेव का ही उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव के खोजकर्ता हर्ज को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कम लंबाई के बांसुरी के में निम्न आवृत्ति के तरंग उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, जितना लंबाई कम होगा उतना ही आवृत्ति का मान अधिक होगा। ध्यान में रखना है, जितना लंबाई कम होगा उतना ही आवृत्ति का मान जितना लंबाई कम होगा उतना ही अधिक आवृत्ति उत्पन्न होगा। ध्यान रखिएगा, n = होता है 1/2L इंटू √T/m होता है। ध्यान में रखना है कि किसी भी ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, उसके लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई जितना कम, ध्वनि की आवृत्ति उतनी ही अधिक। तो क्वेश्चन में है कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये गलत हो गया आपको। कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। फिर देखिए, ध्वनि यंत्रों से केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। तो ये सही है। आपको ध्वनि, आपको पता होगा कि प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग है। जब भी किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न होता है तो वो ध्वनि तरंग आगे की ओर बढ़ता जाता है। यदि बंद माध्यम में हम अगर करें, जैसे कि हम सितार के तार में अगर ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं तो देखिएगा सितार के तार से ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा और वो माध्यम में गमन करेगा और माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेगा। तो प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन सितार के तार में जो तरंग उत्पन्न हो रहा है वह अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान में रखिएगा, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि बंधा हुआ है, बाउंड मीडियम है। तो बाउंड मीडियम में जो भी तरंग उत्पन्न होगा वह अप्रगामी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए क्या तकनीक होता है? तो देखिए, श्रव्य दो तरह के तकनीक होते हैं। पहला जो तकनीक होता है वह दृश्य को हम लोग करते हैं और दूसरा जो होता है वह हम लोग ध्वनि को प्रेषित करते हैं। तो हमारा जो ध्वनि को प्रेषित करने के लिए वो आवृत्ति मॉड्यूलेशन और दृश्य को प्रेषित करने के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो सिग्नल दो प्रकार के प्रसारित हम लोग करते हैं। एक हो गया आवृत्ति और आवृत्ति पर आधारित, जिसको साउंड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। साउंड तरंगों को प्रेषित करने के लिए साउंड मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। और जब दृश्य को प्रसारित करना होगा तो उसमें आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए वही देखिए सेम क्वेश्चन है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन होगा। तो ध्यान में रखना है आपको, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा हम लोग प्रेषित करते हैं। चलिए, टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? अभी तुरंत मैंने बताया कि देखिए, टेलीविजन में जो दूरस्थ संचरण होता है उसको रोकने के लिए हम लोग जो है वह रिमोट कंट्रोल में हम लोग जो है वो प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड का, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी तुरंत मैंने बताया, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट कंट्रोल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि यदि पहले ढूंढ लेना अवरक्त तरंग अगर नहीं है तो ध्यान आफ्टर हम लोग मारेंगे सूक्ष्म तरंग, ठीक है। और सूक्ष्म तरंग अगर नहीं है उस ऑप्शन में तो हम लोग मारेंगे रेडियो तरंग। तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले अवरक्त तरंग ढूंढ लेंगे और आजकल जितना भी टेलीविजन है सब में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। और माइक्रोवेव अगर नहीं होगा तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखना है कि माइक्रोवेव के खोजकर्ता, मैंने हर्ज अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रेडियो तरंग की खोजकर्ता जो है मार्कोनी को कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि हमारा जो ध्वनि तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग और अवरक्त तरंग सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। मैं बार बार क्लास में बताता हूँ कि गामा, एक्स, यूवीआई, एमआर ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवेश नहीं होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब आपको प्रकाश के वेग से गमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो मनुष्यों के लिए जो आपको ध्वनि की जो सीमा होती है वो लगभग 85 डेसिबल के आसपास होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि जो होती है वो 60 डेसिबल होता है। लेकिन जब हम लोग शोर की सहसीमा की बात करते हैं तो 85 से 90 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि जो है मनुष्य के 85 से ही मान के चलिए कि ध्वनि जो है आपके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। इसीलिए ये मिनिमम लेवल आपको ध्वनि का है। अगर ऑप्शन में 85 डेसिबल नहीं रहता तो हम 90 डेसिबल मारते। तो चूंकि ऑप्शन में 85 डेसिबल है तो इसीलिए मनुष्य के लिए मानक ध्वनि जो है वह मानक ध्वनि 60 डेसिबल होता है। हु के अनुसार मनुष्य के लिए मानक ध्वनि जो है 45 डेसिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ध्यान में रखना है कि ठीक है 85 डेसिबल मैंने बताया, तो 85 के आसपास मान के चलिए। तो इस ऑप्शन में 80 डेसिबल है, तो 80 डेसिबल की ध्वनि जो है वह मनुष्य के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 305 देखिए, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जनरली जो है सामान्य बातचीत जो होता है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच का होता है। फुसफुसाहट जो होता है वो लगभग आपको 20 से 25 डेसिबल के आसपास होता है। जब हम लोग जोर जोर से बातचीत करने लगते हैं तो लगभग 60 डेसिबल के आसपास होता है। देखिएगा कि भीड़ भरी गली की बात का अगर करें तो 60 से 65 डेसिबल के आसपास होता है। लोहा लकड़ की दुकान की बात करें तो 70 से 75 डेसिबल के आसपास होता है। और ध्वनि को जो प्रबलता है उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो डेसिबल का यूज करते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का अस्थायी मात्रक जो है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो 100 डेसिबल मैंने अभी बताया था कि सामान्य वार्तालाप का जो ध्वनि होता है वह लगभग 30 से 35 या 40 डेसिबल के आसपास मान लीजिए। सुनाई भर देने वाली आवाज लगभग आपको 20 से 25 डेसिबल। शोर शराबे वाली गली का जो लेवल होता है वह लगभग 80 से 85 डेसिबल, काफी ज्यादा अगर शोर शराबा हो रहा है। यंत्र का कारखाना 85 से 100 डेसिबल के आसपास होगा। तो इस ऑप्शन में 100 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की बात कर रहा है तो यंत्र के कारखानों की शोर कहा जा सकता है। चलिए, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण, अभी तुरंत मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए अवरक्त किरण। अगर अवरक्त किरण नहीं है तो माइक्रो तरंग, और माइक्रो तरंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो रेडियो तरंग। तो चूंकि इस ऑप्शन में सूक्ष्म तरंग है तो सूक्ष्म तरंग मारेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्त्रियों की आवाज का तारतम्य। देखिए ध्वनि के 3 मुख्य गुण होते हैं। पहला होता है प्रबलता या तीव्रता। ठीक है, मान लीजिए किसी ध्वनि में बहुत अधिक ऊर्जा होगी तो वो उस ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कहा जाता है उसको। और कोई ध्वनि अगर पतला है या मोटा है तो उसे ध्वनि का तारत्व कहा जाता है। पुरुष की ध्वनि का तारत्व कम होता है जबकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। जो ध्वनि का तारत्व जितना अधिक होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और वह उतना ही पतला होगा। तो महिलाओं की ध्वनि, बच्चों की ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहट बात की करते हैं, मच्छरों का भिनभिनाहट, ये सब की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, तारत्व का मान भी अधिक होता है जिसके कारण ये ध्वनि पतली ध्वनि होती है। तो ध्यान में रखिए इसको कि पुरुषों की तुलना में अधिक होता है तारत्व। ठीक है, स्त्रियों की के ध्वनि का जो तारत होता है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। चलिए, जब सितार और बांसुरी 309 नंबर प्रश्न, जब सितार और एक बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मित्रों ध्यान में रखिएगा कि एक ही मात्र गुण है ध्वनि का जिसके द्वारा 2 ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। और यह जो गुण है वह उसको गुणता कहा जाता है। मान लीजिए कि मेरी ध्वनि, मेरी मम्मी की ध्वनि, मेरे पिताजी की ध्वनि, मेरी बहन की ध्वनि या कोई भी और व्यक्ति या आप लोगों की ध्वनि के बीच जो अंतर स्पष्ट करने वाला गुण होता है वह गुणता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग, आपको पता होगा कि आयनोस्फीयर पाया जाता है। सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपरी परत पर ओजोन परत, ओजोन परत से ऊपर जो है मध्य मंडल, मध्य मंडल से ऊपर जो है वह आयन मंडल, उससे ऊपर जो है बहिर्मंडल होता है। तो ये जो आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर जो होता है, यह क्या करता है? ध्वनि तरंगों को पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देता है। तो ध्यान में इसको रखिए। कौन सा होगा आपको? ये जो है आयन मंडल, आयनोस्फीयर जो है रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। आजकल जो है आप लोग देखते होंगे कि सीडी या ऑडियो सीडी प्लेयर जो होता है उसको उस पर लेजर बीम के द्वारा उसके ट्रैक्स का अध्ययन किया जाता है। तो लेजर बीम का आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? अभी तुरंत मैंने बात किया, 212 नंबर प्रश्न है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है और मनुष्य जो है मैक्सिमम आपको ध्यान में रखना चाहिए 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर सुनेगा तो मनुष्य के शरीर पर उसका प्रभाव होने लगता है, स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर में कौन सा सही नहीं है? ध्यान में रखिए, कॉस्मिक किरण जो है वह विक्टर हेस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज की थी। बाह्य अंतरिक्ष में उपस्थित तरंगों को हम कॉस्मिक तरंगे कहा जाता है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कॉस्मिक तरंगे जो है वह माध्यम पृथ्वी पर उसका बहुत अधिक उपयोग नहीं है। यह तरंग बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक आपको तीव्रता एवं कम तरंग दैर्घ्य का
तरंग होता है। तो इसको सन में देख लेते हैं, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखिएगा, कॉस्मिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कॉस्मिक तरंग वाय अंतरिक्ष में होता है, जैसा कि मैंने बताया, और यह जो है धनावेशित ऋणावेशित दोनों कणों से बना होता है, और अधिकतम यह धनावेशित कण है। ध्यान में रखना है कि यह जो है, ठीक है, आपको 90% प्रोटॉन से 9% अल्फा किरण और 1% इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो इसकी प्रकृति, मूल रूप से इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, लेकिन यह बना होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कणों से। तो ध्यान में रखिए, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो चूंकि नहीं पूछ रहा है, तो ये इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो ये गलत हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दाब विद्युत प्रभाव का उपयोग हम लोग पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए करते हैं। देखिए, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए तीन प्रक्रियाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा उत्पन्न करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के द्वारा। दूसरा जो है वह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न करते हैं। सबसे उपयुक्त जो है वह दाब विद्युत प्रभाव है। और एक और चीज है, वह हम लोग गाल्टन की सीटी के द्वारा भी इसको उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग को। गाल्टन की सीटी, सबसे पहले पराश्रव्य तरंग की उत्पत्ति जो की गई थी गाल्टन की सीटी के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बढ़े ना। पराश्रव्य तरंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य के लिए जो ध्वनि सुनने वाली ध्वनि होती है, उसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम लोग अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और इस पराश्रव्य तरंग का उपयोग बहुत सारे कारकों में, बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। देखिएगा कि हमारा जो पराश्रव्य तरंग है, यह चिमनियों को साफ करने में, आपको देखिएगा कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंग के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो ध्वनि की तरंग का सबसे अधिक वेग ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है, लेकिन निर्वात में यह गमन नहीं करता है। तो याद रखिएगा, ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल, अगर धातु की बात करते हैं तो सबसे अधिक एल्युमिनियम में होता है, और उसके बाद अगर बात करें तो निकल में, देन आफ्टर स्टील में, तो उसके बाद लोहा में, और अन्य भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ध्यान में रखना है कि जब भी धातु की बात आती है तो इन धातुओं में अगर बात करें तो सबसे अधिक एल्युमिनियम में, लेकिन अगर बेरिलियम रहता है तो सबसे अधिक बेरिलियम में होता है, 12,060 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे, याद रखना है कि ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में अगर गमन करता है तो यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों की प्रकृति के आधार पर गमन करता है, लेकिन द्रव और गैस में यह, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम से गमन करता है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करता है। तो यह ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में गमन करता है, लेकिन निर्वात में यह गमन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग महत्तम होता है। ठोसों में ध्वनि का वेग महत्तम होता है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे कम वेग जो है वह वायु में होगा, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड के वेग से आपको वायु में गमन करता है ध्वनि। लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो 346 मीटर पर सेकंड के वेग से ध्वनि गमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग धातु में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजदीक आती हुई रेल, देखिए कि अगर कोई रेलगाड़ी हमारे निकट आती है तो ध्वनि की आवृत्ति में क्रमशः वृद्धि होती है, और ध्वनि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ध्वनि की आवृत्ति में क्रमशः कमी होती है। तो ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी के गुण को ही हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो देखिएगा कि अगर आप स्टेशन पर गए हैं और अचानक ट्रेन आ रही होती है आपकी ओर, तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और अचानक आपका ट्रेन जो है आपसे दूर जा रही होती है तो आवृत्ति उसका घटता हुआ प्रतीत होता है। तो ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी होती है। इस गुण को ही हम लोग कहते हैं क्या? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनार के द्वारा सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाएगा। मैंने बताया है आप लोगों को कि देखिए, सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ये ध्यान में रखना है। सोनार में एक लगा होता है फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, और समुद्र के अंदर जो भी डिप्ड बॉडी है उसका पता लगाने के लिए भी सोनार का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणें, अभी तुरंत मैंने बताया कि कॉस्मिक किरणें जो है वह
वह आवेशित कण से बना होता है। ध्यान में रखना है, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के कणों से यह बना होता है। तो याद रखना है, आवेशित कणों से निर्मित होता है। चलिए, जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल नाइट्रोजन में अगर बात करें तो लगभग 280 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। अगर हम लोग बात करें इस्पात में तो 60-140 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। और अगर हम जल की बात करें तो 1538 मीटर पर सेकंड होता है। तो सबसे अधिक इस्पात में, उसके बाद जल में, उसके बाद नाइट्रोजन गैस में। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस तीसरा नंबर है, तीसरा, दूसरा, पहला और तीसरा नंबर आ जाएगा ऑप्शन। चलिए, VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो क्या होगा? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है वह इस्पात में होती है, देन आफ्टर जल में और अंत में वायु में। तो मित्रों, ये आज का प्रश्न है, ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। देखिए, कुछ और प्रश्न है वो देखता हूं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होगा? तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 60 डेसिबल होता है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ी देर पहले बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्यान में रखना है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्यान में रखिए इन सब चीजों को, पढ़िए खूब मन लगा करके। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। स्टे होम, स्टे सेफ और इस समय का सदुपयोग कीजिए मित्रों। मैं बार बार आप लोगों को क्लास में भी बताता हूं कि देखिए, मुश्किल से व्यक्ति को समय मिलता है और चूंकि इस लॉकडाउन में एक सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने उपलब्ध है। इस सुनहरे अवसर का उपयोग कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए, जिससे एक नई ऊंचाई पर आप पहुंच सकें, जहां पर आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो तुरंत बहुत सारे परीक्षाएं होंगी और उस परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। चलिए, फिर से एक बार लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, खूब मन लगा करके पढ़िए। और मैंने पहले भी 1600 प्रश्न दिए थे, उसी में से ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ। और मैं बार बार अपने ऑपरेटर को बोल रहा हूँ कि PDF अपलोड कीजिए, तो वो अपलोड आज कर देगा, किसी भी हालत में मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन का पालन करते हुए खूब मन लगा करके पढ़िए। कम से कम एक सेट तो पक्का बनाइए आप। जय हिंद, जय भारत।